हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। आज का जो शेड्यूल था इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया था। एक मिनट। ओके। तो ये जो था कंसेप्चुअल क्लास स्टैटिक का, ये 11 बजे आने वाला था लेकिन अभी ये आ रहा है। ओके। टाइमिंग में थोड़ा चेंज किया गया, बाकी कल जैसा टाइमिंग बताया गया था वैसा ही चलेगा। और जो भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, मुझे लगा कि बहुत लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो रीज़न यही था कि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से कैसे पढ़ें। तो सिर्फ टेस्ट को ऑर्गेनाइज करवाना यही इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ, इससे आपको फ़ायदा हो पाए, ये मेरे लिए ज़रूरी है। और यही कारण है कि हर टेस्ट के पहले स्टैटिक जीके की बात हो रही है। स्टैटिक जीके के हर टेस्ट के पहले स्टैटिक जीके के हर टेस्ट के पहले कंसेप्चुअल क्लास लगवाया जाएगा। कंसेप्चुअल क्लास होगा, उसके बाद इसका टेस्ट होगा, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन होगा जो टेस्ट हुआ था। ओके। बाकी जो चल रहा है आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। टाइमिंग जो है वो आपको पता चलेगा टेलीग्राम से। ठीक है, ये डेली बेसिस पर आपको सेंड किया जाता है। चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमन डिजीजेस। ओके। अब इसमें क्या है, देखिए, ये अभी जो कुछ भी नोट्स लिखा जाएगा वो सब वो पीडीएफ जो है आपको दे दिया जाएगा, एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये लेक्चर का लिंक भी एप्लीकेशन में रहेगा, पूरा अरेंज्ड वे में रहेगा, ताकि आप आसानी से कभी भी रिवाइज कर पाएंगे। ओके। तो इसमें क्या है कि ज़्यादा डीप पढ़ना भी नहीं है, इतना पढ़ना है कि क्वेश्चन आप आसानी से टिक कर दें। ठीक है। तो कॉन्साइज वे में पढ़ेंगे हम लोग, इतना कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग जो है पकड़ लें, उसको आंसर करें। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। कॉमन डिजीजेज। तो इसमें क्या है कि जो डिजीज होता है ये दो तरह का होता है। ओके। कॉन्जेनिटल होता है, मतलब जो जन्मजात है, जन्म के समय से ही जो हो गया है। तो ऐसा क्या है कि ये दूसरों में नहीं फैलता है। ओके। लेकिन जो जन्म के बाद बहुत समय के बाद होता है, एक पर्टिकुलर एज के बाद होता है, तो वो क्या है कि संक्रमित भी हो सकता है और असंक्रमित भी हो सकता है। तो जो कम्युनिकेबल है उसमें बहुत सारे डिजीजेज हैं और उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ओके। जो कम्युनिकेबल है उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो जो क्वेश्चन आता है उसमें जनरली यही होता है कि जो डिजीज है वो किस कारण से हुआ है। किस कारण से कहने का मतलब है कि उसका जो पैथोजन है वो क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, ओके, प्रोटोजोआ है, या फिर कुछ और है। और अगर है तो वो किस तरह का वायरस है, तो किस तरह का वायरस है ये रहता है। और ये भी रह सकता है कि किस कारण से हुआ, मतलब कि दूषित जल से हुआ, खाना से हुआ, या किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आने के बाद हुआ है, तो ये सब भी रहता है। ओके। लक्षण भी पूछा जा सकता है, टेस्ट, अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज का अगर है टेस्ट तो वो भी रहेगा। और उससे किस बॉडी बॉडी पार्ट्स पर इफेक्ट पड़ता है, ये भी क्वेश्चन रह सकता है। लेकिन ज़्यादातर को जो क्वेश्चन रहता है वो यही क्वेश्चन रहता है, नंबर वन का। तो ज़्यादा फोकस हम लोग इसी पर करेंगे। ओके। तो सबसे पहले देखते हैं वायरस, विषाणु जो है, इससे संबंधित जो भी डिजीजेज हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स जो होता है इसको छोटी चेचक के नाम से जाना जाता है। एक छोटी चेचक है और एक चेचक है, चेचक को बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसका जो वायरस होता है इसको बोलते हैं वेरिकाला जोस्टर। क्या बोलते हैं? वेरिकाला जोस्टर। और ये जो वायरस है ये मेनली क्या इफेक्ट करता है, देखिए, इससे होता तो आपको जो दिखेगा वो ये है कि स्किन में रेसेस आ जाएंगे, फीवर अच्छा खासा रहेगा। और रेसेस रहते हैं, लाल रंग के रेसेस रहते हैं जिसको चकता बोलते हैं, वो पूरे स्किन में आ जाएगा। ओके। तो किसी को अगर चिकन पॉक्स होता है तो काफ़ी ज़्यादा ये संक्रमित होता है, उसके पास जाने से दूसरों को भी आसानी से हो जाएगा। ओके। अब यहाँ जो ध्यान देना है वो ये कि किसी को चिकन पॉक्स हो गया तो बहुत ही कम चांस है कि दोबारा उसको हो, बहुत ही कम चांस है कि दोबारा उसको हो। तो इसलिए यहाँ पर एक चीज आपको याद करना होगा कि अगर दोबारा हो गया तो वो किस कंडीशन पे होगा। ओके। देखिए, जैसे कि इसका जो वायरस है, वायरस का नाम क्या है? इसका वायरस का नाम है वेरिकाला जोस्टर। तो ये जो वायरस है ये अगर अ, कोई किसी के बॉडी में ये हुआ तो कुछ वायरस अगर रह गया है तो वो रहेगा, लेकिन वो रिलैक्स मोड में रहेगा, जिसको बोलते हैं लेटेंट फॉर्म, उस फॉर्म में रहेगा। मतलब वो कोई इफेक्ट नहीं करने वाला है।
लेकिन कभी ना कभी कोई ऐसा टाइम आएगा, कोई ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें वो ट्रिगर कर जाएगा और उसके कारण से ये जो डिजीज़ है दोबारा हो जाएगा। जो चिकन पॉक्स है, जो छोटी चेचक है, ये दोबारा हो जाएगा और उस केस में इसको क्या बोला जाएगा? उस केस में इसको बोला जाएगा सिंगल्स। तो क्वेश्चन ये आया हुआ है कि सिंगल्स जो है ये किस वायरस से होता है? तो सिंगल्स और कुछ नहीं, ये चेचक जो छोटी चेचक है, स्मॉल पॉक्स सॉरी चिकन पॉक्स, उसी का ही एक दूसरा वर्सन है, मतलब दोबारा होने पर इसको सिंगल्स बोलते हैं। तो वायरस वही रहेगा। ओके, वेरिकाला जोस्टर, और ये बहुत ही ज़्यादा संक्रमित है। ये जो है बहुत ही ज़्यादा संक्रमित है। ओके, इसके बाद है चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। तो इसका जो वायरस है इसको बोलते हैं वेरियोवाला। ओके, वेरियोला, वेरियोला वायरस बोलते हैं इसको। और ये इतना ज़्यादा डेंजर है, अभी तो नहीं होता, अभी ये खत्म हो गया है। इससे जो है वर्ल्ड जो है पूरी तरह से इसको एलिमिनेट कर चुका है, अब नहीं होता। पहले होता था। तो पहले जब ये होता था तो कहीं किसी गांव शहर में हुआ तो पूरा का पूरा गांव शहर तबाह कर देता था। ओके, और आप चिकन पॉक्स जैसे कि आपने देखा होगा, तो उसी का बहुत ही डेंजर वर्जन है स्मॉल पॉक्स, और इसमें अगर किसी को हो गया आप उसको देख नहीं पाएंगे। ओके, तो ऐसी स्थिति हो जाती है, मतलब चिकन पॉक्स का बहुत ही डेंजर वर्जन होता है। और अगर किसी को हो गया और वो ठीक हो जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा गड्ढे छोड़ जाता है स्किन में, काफ़ी ज़्यादा गड्ढे छोड़ जाता है स्किन में। तो सिम्टम वही है, सिम्टम जो है ये चिकन पॉक्स जैसा ही है, मतलब स्किन रेसेस, फीवर, यही सब रहेगा। ओके, और ये भी बहुत ही ज़्यादा संक्रमित है, लेकिन अब जो है इससे छुटकारा पाया जा चुका है। पहले नहीं था वैक्सीन, तो पहले ये नहीं हुआ था ठीक। उसके बाद है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ दिया तो स्पेलिंग पता चला, आप स्पेलिंग मिला रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि एचआईवी जो कि एक रेट्रोवायरस है, तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण ये होता है। ओके, और इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोज इम्यूनो क्या है, इम्यूनोसॉर्बेंट है ना, इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो ये टेस्ट होता है, एक्चुअली ये ब्लड टेस्ट होता है, तो ब्लड टेस्ट से ही इसकी जानकारी मिल पाती है। लेकिन ये हो जाने के बाद इसका कोई उपाय नहीं है, हो जाने के बाद इसका कोई उपाय नहीं है। हाँ, कुछ थेरेपीज हैं जिससे थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है। उस थेरेपी का नाम जो है, उस थेरेपी का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको बोलते हैं एआरटी शॉर्ट में, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ओके, अब इसमें होता ये है कि जैसे जो वाइट ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल जहाँ पर एंटीबॉडी बनता है, तो इसी का एक पार्ट होता है टी सेल्स। तो टी सेल को ये डैमेज करता है। टी सेल को डैमेज करने का मतलब ये है कि ये इम्यून सिस्टम को डैमेज करेगा। इम्यून सिस्टम किसी का वीक हो गया, डैमेज हो गया है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी तरह का इन्फेक्शन होता है बॉडी में या कोई और डिजीज होता है, तो उससे लड़ने की जो शक्ति है बॉडी को, वो लड़ नहीं पाएगा, वो कम हो जाएगा वो शक्ति। ओके, ये इसका मतलब है। अब ऐसे केस में क्या होता है कि बॉडी वीक हो गया तो बहुत सारे ऐसे डिजीजेस होते हैं जो कि अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, मतलब आपका शरीर अगर वीक पड़ गया तो वैसे केस में आपको वो बीमारी हो जाएगी। जैसे कि टीबी इसी में आता है, टीबी जो है इसी में आता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। मतलब शरीर आपका कमजोर है तब जाके ये अटैक करेगा, तब जाके इसका बैक्टीरिया ट्रिगर करेगा। बैक्टीरिया तो इसका रहता ही है, लेकिन वो कोई काम का नहीं है जब तक कोई स्पेशल सिचुएशन ना मिले, जैसे कि बॉडी काफी ज्यादा वीक हो गया है। ओके, तो ये एड्स के बारे में था, और इसका थेरेपी आप याद रखेंगे। इसमें आपको याद रखना है कि संक्रमण कैसे होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, ओके, कोई सिरिंज यूज कर रहा है, उसको इन्फेक्शन है, उसी सिरिंज को किसी दूसरे ने यूज कर लिया तो हो जाएगा। ओके, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहा है, ब्लड का लेन देन, मतलब ट्रांसफ्यूजन हो रहा है ब्लड का, तो ऐसे केस में संक्रमण हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि कोई मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता, वही मच्छर दूसरे को काटेगा तो नहीं होगा। ठीक है, साथ में खाना है, कपड़ा पहना पहना अगर कपड़ा पहनते हैं किसी संक्रमित व्यक्ति का तो भी नहीं होगा, हाथ मिलाते हैं, नजदीक आते हैं तो भी कुछ नहीं होने वाला। ओके, इसके बाद है डेंगू। तो डेंगू क्या है, ये भी वायरल फीवर है। तो इसमें क्या है कि ये जो वायरस है, वायरस का नाम तो डेंगू वायरस है, वायरस का नाम डेंगू वायरस है, लेकिन इस वायरस को जो कैरी करता है वो मच्छर कैरी करता है। और उस मच्छर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडिस एजिप्टी। एडिस एजिप्टी ये मच्छर का नाम है, और ये मच्छर इसको कैरी करता है, और यही मच्छर किसी को काट लेता है तो उसको डेंगू हो जाता है। इसका भी कोई उपाय नहीं है, लेकिन ये जब होता है तो जिस चीज को ये कमजोर करता है उस चीज को ठीक किया जा सकता है, और यही कारण है कि डेंगू
किसी को अगर होता है तो वो ठीक हो जाता है। ओके, लेकिन एक्चुअल में इस बीमारी का कोई दवा नहीं है। ओके, काफ़ी ज़्यादा इसमें फीवर आएगा। ओके, हेडेक जो है, जॉइंट पेन, नौजिया, ये आप जानते होंगे, नौजिया मतलब वॉमिटिंग जैसा लग रहा है लेकिन वॉमिटिंग हो नहीं रहा है। तो वैसे केस में क्या है, नौजिया वाला फील जो होता है उसी को बोलते हैं नौजिया। वॉमिटिंग भी होता है और प्लेटलेट्स जो हैं घट जाते हैं, तो आपको प्लेटलेट्स वापस से चढ़ाया जाएगा। तो वही है कि जो कमज़ोर हो रहा है उसी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है इस डिज़ीज़ में, तब जाके ठीक होता है। तो आप ये नाम याद रखिएगा, ठीक है? जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है ये मीज़ल्स। मीज़ल्स क्या है? इसको बोलते हैं खसरा। रूबेला, ये जर्मन मीज़ल्स के नाम से जाना जाता है। जो वायरस है वही मीज़ल्स है और रूबेला वायरस नाम ही वही है। ओके, तो इसमें क्या है कि खांसी रहेगा और खराश जैसा फील होगा, बहुत ही ज़्यादा फीवर होगा और बहुत ही ज़्यादा ये संक्रमित है, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना है कि जो रूबेला है, रूबेला मीज़ल्स का ही एक टाइप है, इसमें फीवर कम होता है, लेकिन इसके लिए एक चीज़ आपको याद रखना है, बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है ये, कि ये जो रूबेला होता है तो खसरा की तरह, खांसी होगा, गले में खराश रहेगा, फीवर भी कम रहेगा। लेकिन अगर किसी प्रेग्नेंट वीमेन को हो जाता है तो उसका जो बच्चा होने वाला है, उसके मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं, ये रूबेला के कारण। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मम्स, जिसको बोलते हैं कंडमाला। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये चेहरा बना हुआ है, ठीक है? इसमें ये कान हो गया, ठीक ना? कान के पीछे जैसे ये जो अ, लार ग्रंथि होता है, सेलिवरी ग्लैंड, तो ये 3 टाइप का होता है। एक होता है पैरोटिड, पैरोटिड सबसे बड़ा होता है, फिर सबलिंगुअल होता है और सबमैंडिबुलर होता है, ठीक है? तो इसमें सबसे ज़्यादा लार निकलता है, जो थूक होता है सबसे ज़्यादा इसी में निकलता है और ये सबसे ज़्यादा पैरोटिड जो है बड़ा होता है। तो पैरोटिड को ये नुकसान पहुँचाता है, पैरोटिड को ये नुकसान पहुँचाता है और जब ये इससे नुकसान पहुँचता है तो होता ये है, रिज़ल्ट ये होता है कि आप कुछ चबाएँगे, कुछ निगलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा, ओके? ये मम्स में होता है। अब ये जो तीनों हैं, मम्स हो गया, मीज़ल्स हो गया और रूबेला हो गया, इन तीनों के लिए एक वैक्सीन आता है जिसको बोलते हैं डबल एमआर, एमएमआर। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ मतलब ये हुआ कि मीज़ल्स, मम्स, रूबेला, ये एमएमआर क्या है? ये तीनों का वैक्सीन है, तीनों का काम हो जाता है इससे, तीनों का टीका है ये, ठीक है? नेक्स्ट है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी वायरस से ही होता है और डेंगू वाला जो मच्छर था, डेंगू वाला मच्छर कौन था? अभी जस्ट यहाँ बताया गया, डेंगू वाला जो मच्छर था, यहाँ पर एडिस एजिप्टी ये बताया गया था, जो कि डेंगू वायरस को कैरी कर रहा था। वही मच्छर जो है इसके वायरस को भी कैरी करेगा, जो चिकनगुनिया का वायरस है। तो मच्छर वही है, ओके, काम अनेक है और इसमें फीवर, जॉइंट पेन ये सब होगा, ठीक है? क्वेश्चन जो आएगा यही आएगा कि इसमें कौन सा मच्छर है, कौन सा मच्छर कैरी करता है या किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडिस एजिप्टी है। नेक्स्ट पोलियो। पोलियो क्या है? इसको बोलते हैं पोलियो माइलाइटिस, ठीक है? तो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं तो उनको ये होता था, अब भारत से ये लगभग एलिमिनेट हो गया है, ओके? और ये क्या करता है कि जो नर्वस सिस्टम है वहाँ पर ये अटैक करेगा और इसका रिजल्ट यही कि पैरालिसिस हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे मल मौखिक मार्ग बोलते हैं इसको, फीसल ऑरल रूट, कहने का मतलब ये है कि कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसके मल के सामने से आप गुजर रहे हैं तो वहाँ पर संक्रमण हो सकता है, ठीक है? या फिर दूषित फूड वाटर है, अब उसमें जैसे कि ये मल है, ठीक है? उसमें कोई मक्खी वगैरह बैठा है तो ये वापस जो है ये फूड या वाटर में चला गया, फिर उसको आपने एब्जॉर्ब किया, तो इस कारण से भी ये हो सकता है। और इसके लिए जो वैक्सीन आता है ओपीवी और साल्क वैक्सीन बोलते हैं इसको, पोलियो के लिए। ध्यान रखना है 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये होता है। इसके बाद है रेबीज। तो रेबीज क्या है कि कोई इन्फेक्टेड एनिमल है, इन्फेक्टेड एनिमल के सेलेवा से ये होता है, ओके? और इसमें क्या होता है कि जो दिमाग है, जो ब्रेन है वो सूज जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है और इस कारण से हाइड्रोफोबिया नामक भी एक बीमारी हो जाती है, मतलब पानी से डर लगेगा। नहाना तो दूर, पानी पीने से भी जो है डर महसूस होगा, इसी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, ओके? और अगर एक बार रेबीज हो गया तो इसका कोई इलाज नहीं। इसलिए सपोज किसी को कोई जानवर काटता है, जैसे कुत्ता काट लिया है, तो काटने के जो टाइम पीरियड होता है 2 से 3 दिन, उसी समय के अंदर आपको वैक्सीन लेना होगा। अगर आप वैक्सीन नहीं लेते हैं तो चांसेस है कि अगर उस कुत्ते को नहीं था रेबीज तो आपको भी नहीं हो, लेकिन अगर उस कुत्ते को रेबीज था तो आपको भी हो सकता है, ओके? और इसका इफेक्ट बहुत सालों के बाद नजर आता है, तुरंत नहीं आएगा और जब आएगा तो इसका कोई इलाज नहीं रहेगा, ठीक है? तो बस
जो सही टाइम पे ट्रीटमेंट है वो यही है कि वैक्सीन इसका लेना होता है, ओके, काटने के बाद या पहले भी ले सकते हैं। इसके बाद है जापानीज इंसेफ्लाइटिस। जापानीज इंसेफ्लाइटिस जिसको बोलते हैं मस्तिष्क कोष बोलते हैं, ओके, जापानी मस्तिष्क कोष। तो इसमें क्या है कि ये जानवरों में भी होता है और मानव में भी होता है, लेकिन बच्चों को ज़्यादा ये जो है इफेक्ट करता है, और ये भी एक मच्छर के काटने से होता है, और उस मच्छर को बोलते हैं क्यूलेक्स मॉस्किटोस, ओके। तो इसमें क्या है कि मस्तिष्क में एक मेम्ब्रेन होता है, उसमें सूजन आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा फीवर इसमें होता है, ऐसा कि कोमा में भी आदमी जा सकता है, माथा दर्द हमेशा रहेगा। तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस इसको बोलते हैं, जापानी मस्तिष्क कोष। नेक्स्ट, कोल्ड फीवर, कोल्ड जो कि सामान्य जुकाम जो सर्दी होता है जनरली, उसी को कोल्ड फीवर बोलते हैं। तो ये क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। किसका वायरल इन्फेक्शन है? थ्रोट और नोज का है, ओके। अब यही अगर बहुत ही लंबे समय तक रहे तो अस्थमा का रूप ले सकता है, यही अस्थमा का रूप ले सकता है। इसको राइनो वायरस बोलते हैं, रीनो वायरस बोलते हैं, इसका मतलब होता है नाक। और इसी का एक पार्ट होता है इन्फ्लुएंजा, जो कि फ्लू है, कोल्ड फीवर का ही एक पार्ट है, लेकिन ये सीरियस पार्ट है, ओके। ये नॉर्मल हो गया और ये सीरियस पार्ट होता है, ठीक है। तो ये जितना था ये सब वायरस वाला था, ये जितना था वायरस वाला। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी में यहाँ पर सबसे पहले है एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स, अब ये किस बैक्टीरिया से हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये है बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रासिस इसी के कारण से, इसी बैक्टीरिया, देखिए बॉडी में क्या होता है, बैक्टीरिया रहता है, कुछ बैक्टीरिया हानि पहुंचाता है, कुछ नहीं पहुंचाता है, और जो नहीं पहुंचाता वो जनरली जो है लेटेंट वर्जन में रहेगा, रिलैक्स मोड में रहेगा। लेकिन जब उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन क्रिएट होता है तो वो अटैक करेगा, जैसे कि टीबी के लिए बोला गया। तो जब भी बॉडी वीक हो जाएगा या इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ तब जाके वो अटैक करेगा। तो इस तरह से जो है बैक्टीरिया काम करता है, ओके। तो ये बैसिलस एंथ्रासिस है, ओके, ये एक तरह का बैक्टीरिया है, और इसमें क्या होता है, स्किन, लंग्स जो है डैमेज हो जाता है, ओके। अब ये क्या है कि ये जानवरों में होता है और जानवरों से मनुष्यों में फैल जाता है, और स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा ये डैमेज कर देता है, ओके। और इसको हथियार के रूप में भी बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, इन्फेक्शन को। नेक्स्ट, ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं टीबी, क्षय रोग। तो इसमें क्या होता है कि ये है बहुत जगह, ये मिलेगा आपको, नॉर्मली मिल जाता है, लेकिन इसका जो रूप है, इसका जो बैक्टीरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया आपकी अभी, कि बैक्टीरिया जो है ये अवेलेबल रहेगा, लेकिन ये क्या है कि ट्रिगर नहीं होगा। ट्रिगर नहीं होगा कहने का मतलब ये है कि ये रिलैक्स मोड में रहेगा, इसका बैक्टीरिया आपके बॉडी में अवेलेबल है लेकिन ये रिलैक्स मोड में है। तो जब तक ये रिलैक्स मोड में है, जब तक ये लेटेंट फॉर्म में है, तो ये नहीं होने वाला है। तो जब भी ये अटैक करेगा, ट्रिगर करेगा, कब करेगा, तो इम्यून सिस्टम जब आपका कमजोर हो जाए तब करेगा। जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले बताया था कि जो एड्स अगर हो जाता है तो इम्यून सिस्टम कमजोर कर देगा, बॉडी कमजोर हो जाएगा, तो उस समय टीबी भी होने का चांसेस है, क्योंकि ये जो है अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज है, ओके। तो इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाने पर ये होता है, ओके। और इसमें क्या है कि फेफड़ा जो है उसको ये डैमेज करता है, लंग्स को ये डैमेज करता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया इसमें जो है, जिस बैक्टीरिया के कारण ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये नाम आप याद रखेंगे। और दूसरे व्यक्ति, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलेगा, किसी को इन्फेक्शन है, मतलब किसी को ये बीमारी है, तो वो खांसता है, छींकता है, तो उसके जो बैक्टीरिया हैं वो एयर के ड्रॉपलेट्स में जाएंगे, उसी को आप इनहेल करते हैं तो वो आपको भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये फैलता है, और इसके लिए जो टीका है, जो वैक्सीन है, उसको बोलते हैं बीसीजी, बैसिलस कैलमेट गुइरेन बोलते हैं इसको, गुइरेन वैक्सीन, ठीक है। बैसिलस कैलमेट गुइरेन वैक्सीन, ये बीसीजी का टीका जो बोला जाता है, तो ये किसके लिए है, टीबी के लिए है, ओके। नेक्स्ट है टाइफाइड। तो टाइफाइड क्या है कि जो दूषित जल है, दूषित खाना है, कंटेमिनेटेड वाटर और फूड के कारण से ये होता है, या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से आप कांटेक्ट में आ गए तो भी ये होने के चांसेस हैं। और इसमें जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या है, इस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया का नाम है। इसमें क्या है, फीवर काफ़ी ज़्यादा रहेगा, हेडेक भी रहेगा, पेट में दर्द भी रहेगा, कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज जो होता है, या फिर डायरिया जिसको दस्त बोलते हैं, अतिसार बोलते हैं, वो भी होने के चांसेस रहते हैं इसमें, टाइफाइड में। नेक्स्ट, वोपिंग कफ। वोपिंग कफ क्या है, इसको बोलते हैं काली खांसी, और इसमें कफ जो है निकलेगा काफ़ी ज़्यादा, और खांसी भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये बहुत ज़्यादा संक्रमित होने वाला बीमारी है ये, ओके। और वही है, श्वसन तंत्र को इफेक्ट करता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको ये डैमेज करता है। नेक्स्ट,
कोलेरा, कोलेरा को बोलते हैं हैजा। तो हैजा जिस बैक्टीरिया से होता है इसको बोलते हैं वाइब्रियो कोलेरा। वाइब्रियो वाइब्रियो कोलेरा, ये क्या है? ये हैजा का बैक्टीरिया है और इसका जो आकार होता है, जो शेप होता है, वो कोमा शेप का होता है। ठीक है, कैसे होता है ये? कंटेमिनेटेड वाटर या फूड के कारण से ये होता है। और कोई दूषित जल या खाना है तो उसमें पहले से ये वायरस मौजूद रहेगा, जो वाइब्रियो कोलेरा है उसको आपने ऑब्जर्व किया तो ये आपको भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये होता है। फिर है डायरिया। तो डायरिया जो है इसमें होने के चांसेस रहते हैं, हैजा में डायरिया। ओके, देखिए डायरिया जो है ये अलग टाइप का बीमारी है। अभी कैटेगरी आएगा तो बताया जाएगा, लेकिन ये जो है बहुत सारे डिजीज में हो जाता है। जैसे कि कोलेरा भी बताया गया, अभी बताया गया आपको, टाइफाइड भी बताया गया था ना, टाइफाइड में भी हो जाता है ये। ओके, तो ये डायरिया हो गया। हाईली डिहाइड्रेशन इसमें होने लगता है। ओके, जब हैजा होता है तो, और अगर ट्रीट सही टाइम पे नहीं किया तो मृत्यु भी हो सकती है। फिर है डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया है इसको क्या बोलते हैं? कोराइन बैक्टीरियम। कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया। कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये इस बैक्टीरिया का नाम है। और इसमें नाक और गले के कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं, उसको ये डैमेज करता है डिप्थीरिया में, ये जो बैक्टीरिया है। ओके, नेक्स्ट है टेटनस। तो टेटनस क्या है? जैसे कि कहीं किसी को चोट लग गया या किसी चीज से कट जाता है, बॉडी का कोई पार्ट, स्किन कट रहा है, ठीक है, तो उस जगह में जैसे कि मिट्टी है या किसी भी जानवर का लार है या फिर धूल है, तो वहां पर पहले से ही ये जो बैक्टीरिया मौजूद रहेगा। कौन सा बैक्टीरिया? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी ये बैक्टीरिया मौजूद रहेगा। अब उसी प्लेस में आपका ब्लड जो है या फिर आपका कोई स्किन कट रहा है, ओके, तो वहां पर ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर कर सकता है। तो ये टेटनस होने के चांसेस रहते हैं फिर। और टेटनस एक बार हो गया तो इसका भी इलाज नहीं है, होने के बाद कोई उपचार नहीं है। तो जब भी ऐसा लगता है कि किसी का हाथ पैर कुछ भी इस तरह के कांटेक्ट में आया है तो तुरंत इसका वैक्सीन लिया जाता है टू प्रिवेंट टेटनस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा और इसमें बताया गया है। जैसे टेटनस जो होता है, जैसे ये बैक्टीरिया है, ठीक है, अभी ये बैक्टीरिया यहाँ पर है, मिट्टी या जहाँ भी, जहाँ कोई डस्ट है, ओके, जिसके कांटेक्ट में किसी का हाथ पैर जो भी आ रहा है, स्किन आ रहा है, तो वहाँ बैक्टीरिया जब ये एंटर करता बॉडी में, इस माध्यम से जब भी बॉडी में एंटर करेगा तो ये दो तरह का टॉक्सिन रिलीज करता है। ये दो तरह का टॉक्सिन रिलीज करता है, इसको बोलते हैं टेटनोस्पेस्मिन। टेटनोस्पेस्मिन, और दूसरा जो होता है टेटनोलिसिन। टेटनोलिसिन और टेटनोस्पेसिमिन। ओके, ये दो तरह का टॉक्सिन है। अब ये जो है टेटनोस्पेसिमिन, तो ये क्या करता है कि जो न्यूरो सिस्टम है उसको ये डैमेज करेगा, मसल को जो है ये नुकसान पहुंचाएगा। और इस कारण से क्या होता है कि अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि जबड़ा हो गया, मसल वाला कोई एक्टिविटी है, तो उसको ये परमानेंट कर सकता है। कहने का मतलब, आपने सुना होगा एक लॉक जो होता है, तो इसमें क्या है, जबड़ा पूरी तरह से पैक हो जाएगा, तो वो इसी टॉक्सिन के कारण होता है। दूसरा जो टॉक्सिन है जिसको बोलते हैं टेटनोलिसिन, तो इसमें क्या होता है कि ये आरबीसी को डैमेज करता है। ये क्या करता है? आरबीसी को डैमेज करता है। ओके, तो यहाँ पर एक बीमारी का नाम आप याद रखिएगा, लॉकजो बोलते हैं। ये किसके कारण से होता है? तो दो तरह से याद रखिए, एक तो सिंपली आप याद रखिए टेटनस, और टेटनस के अंदर भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो जो दो टॉक्सिन रिलीज किया जा रहा है, टेटनोस्पेसिमिन और टेटनोलिसिन, तो यहां पर टेटनोस्पेसिमिन हो जाएगा, टेटनोस्पेसिमिन। ओके, ये हो गया। इसके बाद जो फंगल डिजीजेज हैं हम लोग वो देखेंगे। तो फंगल डिजीजेज में ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो स्किन से संबंधित होती हैं। वो क्या होती हैं? स्किन से संबंधित होती हैं। जैसे कि एक होता है एथलीट फुट। तो एथलीट फुट जिस फंगस के कारण होता है उसको बोलते हैं टीनिया पैडिस। ये क्या है? टीनिया पैडिस फंगस है। ओके, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके कारण से ये हो जाएगा, और पैर में ये ज़्यादातर होता है एथलीट्स फुट। ओके, उसके बाद है कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस जो जिस फंगस से होता है उसको बोलते हैं ईस्ट। इस फंगस के कारण जो है ये होता है। ओके, इसके बाद है अ, ये मैंने लिखा है यहाँ पर कि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो स्किन से ही संबंधित हैं। ओके, फिर क्या है? स्कैबिस। स्कैबिस खाज खुजली जो है
तो इसका जो फंगस है, मतलब जिस फंगस से ये होता है, इसको बोलते हैं एस्कैरिस अस्कैबिस। क्या बोलते हैं? एस्कैरिस अस्कैबिस। और ये भी वही है कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाने से ये हो जाता है। फिर रिंग वॉर्म है, दाद जिसको बोलते हैं, ट्राई ट्राइकोफाइटन फाइटन ट्राइकोफाइटन इस फंगस का नाम है जिसके कारण रिंग वॉर्म होता है। ओके। फिर बार्डनेस है, इसका जो फंगस है उसको बोलते हैं टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस बोलते हैं। ये फंगस का कुछ कुछ था। अब देखते हैं हम लोग प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण जो बीमारियां होती हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट है मलेरिया। तो मलेरिया जिस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पैरासाइट। तो इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट को जो कैरी करता है, ओके, एक्चुअली जो कैरी करती है, उसको बोलते हैं एनाफिलिस मॉस्किटो। और ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है। तो ये जो है, इस मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है, क्योंकि इसके द्वारा प्लाज्मोडियम पैरासाइट को इंजेक्ट कर दिया जाता है। ओके। और इसमें क्या होता है कि 4 तरह का पैरासाइट जो है वो इंजेक्ट होता है या फिर हो सकता है। तो एक है प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। तो इसके कारण से एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं काला पानी बुखार। दूसरा है प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम वोवले, ओके, वोवाले, और प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो ये 4 तरह का पैरासाइट जो है ये इंजेक्ट होता है इस मच्छर के कारण, जब भी ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट इंजेक्ट किया जाता है। तो ये मलेरिया है। ओके। इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी है उसको अटैक किया जाता है। रेड ब्लड सेल को जो है डैमेज किया जाता है। जो लीवर है वो डैमेज होता है। ओके। ये लीवर में पहुंचता है। लीवर में क्या होता है कि अंडे देने के बाद जो है पैरासाइट नंबर्स में मल्टीप्लाई होने लगता है। फिर ये आरबीसी में पहुंचता है, आरबीसी को डैमेज करने लगता है। ओके। इसमें काफ़ी ज़्यादा फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, काफ़ी ज़्यादा ठंड लगेगी, पसीना भी काफ़ी ज़्यादा आएगा, वॉमिटिंग भी होता रहेगा। नौज़ा जो नौजिया वाला स्थिति बताया गया था, मतलब वॉमिटिंग होगा, वॉमिटिंग वाला फील होगा लेकिन वॉमिटिंग नहीं होगा, उसको बोलते हैं नौजिया। तो वो भी इसमें होता है। ओके। फिर है काला अचार। काला अचार में क्या होता है, इसमें जो प्रोटोजोआ है उसका नाम आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं लिस्मेनिया डोनावानी। लिस्मेनिया डोनावानी ये जो है इस प्रोटोजोआ का नाम है। ओके। तो ये कैसे होता है? सैंड फ्लाई जो होता है या फिर मक्खी समझ लीजिए आप, तो इसके कारण से होता है। दूषित जल है। ओके, दूषित जल है, तो उससे जो है ये कैरी करता है, जैसे मच्छर कैरी कर रहा था मलेरिया वाला जो था, ओके, प्लाज्मोडियम पैरासाइट को, एनाफिलिस मॉस्किटो जो कैरी कर रही थी, तो उसी तरह से मक्खी या सैंड फ्लाई जो है इसको कैरी करेगा, इस प्रोटोजोआ को। ओके। और ज़्यादातर जो देखा गया है कि किसके कारण से होता है, तो ये दूषित जल से होता है। ठीक है। मतलब ये जो है अपना, ये जो पैरासाइट है या फिर यूं कहें प्रोटोजोआ जो है वो इसमें छोड़ेगा, फिर इसको कोई जो है एब्जॉर्ब करता है, तो उस कारण से ये हो सकता है। इसमें लीवर डैमेज हो सकता है, लीवर को अटैक करता है। ओके। बोन मैरो जो होता है उसमें उसमें भी इसका इफेक्ट होता है। एक होता है स्प्लीन। तो ये क्या होता है, प्लीहा, जहां पर आरबीसी पूरी तरह से खत्म होकर जमा होता है, उसको बोलते हैं प्लीहा बोलते हैं। तो उसको भी डैमेज करता है। तो ये काला आजार का इफेक्ट है। ओके। फिर है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस में जो प्रोटोजोआ है इसको बोलते हैं ट्रैपोनोजोमा। ट्रैपोनोजोमा बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस में जो प्रोटोजोआ होता है, और ये भी कीट मक्खी से ही होता है, ये भी कीट मक्खी से ही होता है। फिर अमीबायोसिस है। अमीबायोसिस में जो प्रोटोजोआ होता है इसको बोलते हैं एंटा एंटामायोबा हिस्टोलिटिक। एंटामायोबा हिस्टोलिक। ओके, हिस्टोलिटिक। तो ये कैसे होता है, ये भी दूषित जल से होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्रोटोजोआ वाला है, ये मच्छर या फिर मक्खी के कारण हो रहा है, और या फिर दूषित जल दूषित खाना के कारण हो रहा है। जो डायरिया होता है वो भी प्रोटोजोआ के कारण ही होता है, और इसमें जो प्रोटोजोआ होता है इसको बोलते हैं कैंपिलोबैक्टर। कैंपिलोबैक्टर इसको जो है बोला जाता है। ठीक है। तो इतना ही है इसमें। और छोटे छोटे कुछ डिजीजेस हैं तो वो क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट हो जाएंगे। इतना मोर देन सफिशिएंट, इसमें बहुत कुछ बताया गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे बहुत सारे डिजीज के बारे में बताया गया है। ओके। कुछ कुछ चीज है, जैसे कि यहाँ पर मैं इसमें, जैसे कोई कोई डिजीज है कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है, ठीक है, तो वो भी जानना जरूरी होता है। एक मिनट। ये
डिजीजेस एंड इफेक्टेड पार्ट। तो ये 2-3 पॉइंट है, इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, इससे क्या होता है, कहाँ ये डैमेज करता है, इससे होता है जो गठिया बात होता है, जॉइंट्स जो होता है उसका इफेक्ट, जॉइंट्स जो है, जोड़ों को ये जो है प्रभावित करता है। उसके बाद एक होता है कॉन्टेरैक्ट। कॉन्टेरैक्ट कॉन्टेरैक्ट को मोतियाबिंद भी बोलते हैं हिंदी में, मोतियाबिंद। तो ये किससे संबंधित है, ये आंख से संबंधित है, ये जो है आंख से संबंधित है। फिर एक है एक्जेमा। एक्जेमा जो है ये स्किन से संबंधित है, ये क्या है, स्किन से संबंधित है। फिर जॉन्डिस, ओके, ये जो है लीवर से संबंधित है, ये लीवर से संबंधित है। उसके बाद अस्थमा, ये लंग से संबंधित है। लंग्स कहने का मतलब जो फेफड़ा है उससे संबंधित है, ओके। फिर इसके बाद जो है, इसके बाद डायबिटीज जो है, डायबिटीज, देखिए डायबिटीज जो है ये दो तरह का होता है, डायबिटीज जो है ये दो तरह का होता है, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। तो टाइप 1 जो है ये बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है, और जिसको होता है वो बाय बर्थ ही होता है, बाद में नहीं होगा। ज़्यादातर में टाइप 2 होता है। तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि कोई भी खाना अगर लेता है तो खाना से क्या मिलेगा, खाना से जो है फाइनली ग्लूकोज मिलता है। अब ये जो ग्लूकोज है एक इंसुलिन होता है, वो इंसुलिन जो पैंक्रिया से निकलता है इंसुलिन, तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और ये ग्लाइकोजन जो है ये स्टोर रहता है, और जब भी कोई एक्टिविटी हो तो ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ये यूटिलाइज होता है, ओके, ये प्रोसेस है। लेकिन अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इस कारण से ये डायबिटीज़ हो जाता है। तो ये टाइप 2 में होता है, ओके, दोनों में है, लेकिन ये बाय बर्थ है और ये क्या बाद में होता है। और इसमें होता ये कि जो इंसुलिन है, पैनक्रियास से जो इंसुलिन निकल रही है, इसमें वो या तो कम निकलेगा या फिर निकल रहा है लेकिन उसका कोई काम नहीं हो रहा है, और इसमें तो निकलता ही नहीं है या फिर कम निकलता है, तो ये डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ से आखिर इफेक्ट किसका हो रहा है, जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास इसको बोलते हैं अग्नाशय, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये आ जाए तो आप अग्नाशय पैनक्रियास ठीक करेंगे, ओके, ये चीज है। फिर एक आता है काला मोतिया, एक आता है काला मोतिया। तो काला मोतिया में क्या होता है, काला मोतिया में क्या होता है कि ये आंखों से ही संबंधित है, ओके, ये जो है आंखों से ही संबंधित है, आंखों से ही ये संबंधित है, ठीक है। फिर जो ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया, तो ल्यूकेमिया जो है ये ब्लड कैंसर से संबंधित है, ये जो है ब्लड कैंसर से संबंधित है ल्यूकेमिया, ठीक है। और इसमें कितना हो गया, ठीक ठाक हो गया है, ओके। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया शायद मैंने नहीं बताया ना न्यूमोनिया के बारे में, न्यूमोनिया छूट गया, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पर आप इसका ये याद रखिए कि जो न्यूमोनिया है ये लंग्स से संबंधित है, निमोनिया जो है ये लंग्स से संबंधित है, ओके। देखिए ये जो निमोनिया है ये तीनों से होता है, मतलब इसमें बैक्टीरिया भी है, इसमें वायरस भी है और इसमें फंगस भी है, जो निमोनिया होता है, ओके। तो ये भी एक वायरल फीवर के रूप में ही आएगा, लेकिन इसमें जो है तीनों कैटेगरी शामिल है, और फेफड़े को जो है ये फुला देता है, फेफड़े को जो है
ये फुला देता है, फिर सांस लेने में तकलीफ, ठंड लगती है, फीवर आते रहता है, ये सब है। और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है निमोनिया। ये हो गया, ठीक है। फिर पोलियो जो है ये पैर से संबंधित है, पैर को ही डैमेज करता है, और इसका वायरस और जो वैक्सीन है ये बताया गया, ठीक है, ये बताया गया आपको। फिर जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस जो है, ये लंग्स को इफेक्ट करता है, जो फेफड़ा है उसको इफेक्ट करता है। फिर टाइफाइड, टाइफाइड ये भी बताया गया। तो ये जो है आंत को इफेक्ट करता है, जो इंटेस्टाइन्स होता है, इंटेस्टाइन्स आंत को जो है ये इफेक्ट करता है। तो ये सब कुछ था, इसको आप याद रखिएगा, बहुत कुछ बताया गया है और इसी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और ये जो है ये आपको डेली बेसिस पर टेलीग्राम में सेंड किया जाएगा, ठीक है। बाय।